तो सपोज ये क्वेश्चन है जिसमें किसी पॉइंट से हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है और ऑब्वियसली ये -2 -1 पॉइंट जो है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो कैसा लग रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2 -1 टू द हाइपरबोला। तो -2 -1 ऑब्वियसली इस हाइपरबोला पे नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हो, 4 × 2 8, 8 - 3 5। तो ये अगर हाइपरबोला पे नहीं है तो मैक्सिमम आपको पता है कि किसी पॉइंट से हाइपरबोला पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो का पैटर्न है सॉल्व करने का, वो ऐसा रहना चाहिए कि आप फर्स्ट लाइन ऐसा लिखो, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² - b² बी एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो तो x² / 3 - y² / 2 इज इक्वल टू 1। अभी a² की वैल्यू 3 है और b² की वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको पुट कर लो। ठीक है। अभी ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2 -1 से। तो ऐसा लिखो, सिंस -2 -1 इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, hence it will satisfy इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी पुट करो इस पे, तो -1 इज इक्वल टू -2m प्लस माइनस 3m² - 2, ये आ गया। दैट इम्प्लाइज 2m - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3m² - 2। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करने से क्या आएगा, 2m - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m² - 2। डेट इम्प्लाइज ये m में क्वाड्रेटिक आएगा, 4m² - 3m² m² माइनस 4m, तो m² - 4m। यहाँ पे देखो +1 है और ये -2 इधर आएगा, +3 इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज m - 3 × m - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के दो वैल्यूज आ जाएंगे 1 3। तो हमारे दो टेंजेंट आएंगे, स्लोप 2 आया ना, तो हमारे दो टेंजेंट आएंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स विल बी y - -1 इज इक्वल टू, पहले 1 वाला ले लो, x - -2, दैट इम्प्लाइज y + 1 इज इक्वल टू x + 2, दैट इम्प्लाइज y - x इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। एंड y - -1 सेकेंड स्लोप 3 ले लो, x - -2, सो y + 1 इज इक्वल टू 3x + 6, सो y - 3x इज इक्वल टू 5। तो ये दो टेंजेंट्स आ गए। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट निकालना है तो वो तो आपको पता है कि x1 y1 वाला फॉर्म, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे इलिप्स में होता है, जैसा पैराबोला में होता है, आपको x² को x1 करना है, y² को y1 करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो आपको हमेशा ऐसा स्टार्ट करना है। तो उससे आपको क्या होगा कि स्लोप में क्वाड्रेटिक मिलेगा और जो दो वैल्यूज m के आएंगे आप आसानी से इसी पॉइंट को यूज करोगे और y - y1 इक्वल टू m × x - x1 से दोनों टेंजेंट लिखोगे। क्लियर है। अब मैं कुछ वैसे पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहा हूँ जो इलिप्स के साथ बिल्कुल आप कंपेयर करके हाइपरबोला में भी देख सकते हो, सेम ही रहेगा। जैसे x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना हो, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट करना हो, तो ये सभी जो हैं इसका इक्वेशन बिल्कुल उसी टाइप का होगा जैसा इलिप्स में था। नॉर्मल का भी मैं एक साथ पहले मैं थ्योरी पोर्शन जो आपका है जो जिसको हम कंपेयर करके कर सकते हैं इलिप्स के साथ, उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले आप लिख लो, जैसे आपने अभी जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था पेयर ऑफ टेंजेंट्स का था, जो पॉइंट हाइपरबोला पे नहीं, तो अभी आप लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1 एट x1, y1 where x1, y1 is the point of contact, is the point of contact।
तो देखो इसमें क्या करना है, अभी ये बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको कंपेयर करना है। आप समझ लो कि ये x1, y1 अगर हाइपरबोला पे पॉइंट है, तो ये अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं pt, तो इसमें फिर से हम वही dy/dx करेंगे, वही पॉइंट को पुट करेंगे, स्लोप निकालेंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रोसेस में। डायरेक्ट आप समझो कि जैसे इलिप्स में क्या होता था, x1 हो जाता था और y² y/1 हो जाता था, तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at p x1, y1 is x1 by a square minus y1 by b square is equal to 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? अब अभी इसके पहले आपने देखा था, हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स करा था, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स जैसे ही आएगा तो वहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इलिप्स में और पैराबोला में करा है। तो आप उसको लिखो, तो अब आपको डिराइव नहीं करना, आपको जस्ट कंपेयर करके समझ लेना है कि सेम होगा इक्वेशन, सेम फॉर्म में इक्वेशन होगा। तो अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला x square by a square minus y square by b square equal to 1 if from p x1 y1 a pair of tangents are drawn to the hyperbola, तो एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y। एक्सटर्नल मतलब क्या है कि वो हाइपरबोला पे नहीं आए। एक्सटर्नल इंटरनल बोलना ठीक नहीं रहेगा, कोई हाइपरबोला क्लोज कर्व नहीं है। तो मैं ऐसा आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये सपोज x1 y1 पॉइंट से हमने ये ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, ये और ये P पॉइंट है x1, y1, तो PA एंड PB। तो ये जो है ना AB, ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी T इक्वल टू 0, जैसा इलिप्स, पैराबोला, सर्कल सब में देखा आपने। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB इज T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि ये टेंजेंट हो गया, मतलब ये टेंजेंट का जैसे इक्वेशन होता है ना, उसी फॉर्म का इक्वेशन होगा। तो क्या लिखेंगे हम, x1 बाई a स्क्वायर माइनस y1 बाई b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1। लिखो, उसका भी इक्वेशन आपको पता है कि कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1, वैसा कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है, ये आपने सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में सब में करा है, t इक्वल टू s1। तो उसको भी नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 whose midpoint x1, y1 is given। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये आपका हाइपरबोला है। अब कॉर्ड का मतलब क्या, आप ऐसा भी कॉर्ड ले सकते हो एक ही ब्रांच पे, या दोनों डिफरेंट ब्रांच पे। मान लो मैंने ये डिफरेंट ब्रांच पे लिया एक एक पॉइंट, ये मैंने कॉर्ड लिया AB, और इसका मिड पॉइंट हमें पता है। इसका मिड पॉइंट क्या है, सपोज इसका ये मिड पॉइंट है x1, y1। हेंस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सिमिलर जैसा हमने पहले पढ़ा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1 विल बी T इक्वल टू S1।
जैसे अपने पैराबोला, एलिप्स, सर्कल सब में देखा था t इक्वल टू S1। तो t का मतलब क्या है? t का मतलब है कि हम इसको हाइपरबोला को, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो टेंजेंट लिखते हैं ना, टेंजेंट का फॉर्म को यूज करें, और S1 का मतलब है कि हम हाइपरबोला के इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दें। तो क्या आएगा? x x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, तो ये x का कुछ कोएफिशिएंट है, ये y का कुछ कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट पार्ट है, तो ये फाइनली एक स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ये स्ट्रेट लाइन है ना। और ये देख रहे हो आप, ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो आपको बस ये समझना है कि इस x1 y1 का हम यूज कर रहे हैं, और ये t के फॉर्म में, टेंजेंट के फॉर्म में, और ये S1 का मतलब क्या? हाइपरबोला में हमने पॉइंट को पुट कर दिया। क्लियर है ये? तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि जो आपने एलिप्स में, पैराबोला में पढ़ा था, उसी से रिसेंबल कर रहा है। अब आप देखो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा x1 y1 पॉइंट पर हाइपरबोला में। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 लिख लो, एट x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था ना, ये नॉर्मल, ये मान लो x1 y1, और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है x x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उससे आप स्लोप निकाल लो, और उसका स्लोप जो आ जाएगा टेंजेंट का, तो उससे आप फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना m1 m2 माइनस 1 से। तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 इज, क्या आएगा ये? x x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, इसको आप इस तरफ लेकर जाओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाई y1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 बाई x1। Hence equation of normal, hence equation of normal at x1 comma y1 is y minus y1 is equal to minus a square by b square y1 by x1 x minus x1 लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो ऐसा लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई ए स्क्वायर y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस साइन है तो माइनस बी स्क्वायर x1। अब और सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड करो इसको, देखो क्या आता है। तो इसको फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, और या इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। इस फॉर्म को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, y माइनस y1, इस a स्क्वायर को देखो मैं इधर भेज सकता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और b स्क्वायर को इधर। तो b स्क्वायर अगर मैं इधर कर लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई y1, और इधर मैं x माइनस x1 बाई माइनस x1 और a स्क्वायर को ऊपर कर लिया। तो अभी b स्क्वायर मैं नीचे कर सकता हूँ, तो y माइनस y1 बाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 माइनस x1 बाई ए स्क्वायर। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ, तो फाइनली ये आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 बाई ए स्क्वायर प्लस, इसको जलाओगे तो प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 बाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया।
तो आप समझ सकते हो इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, टेंजेंट का स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, और एक बार नॉर्मल का स्लोप मिल गया तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये हमने एडजस्ट करा है। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब करोगे तो देखो ये x1 कैंसिल होगा, y1 कैंसिल होगा, देखो फाइनल कौन से फॉर्म में आएगा। तो फर्दर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको मैं लिख रहा हूं, ऑल्सो सिंस x माइनस x1 बाई x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखो x1 और y1 कैंसिल होगा, देखो डिवाइड करके, तो ये आएगा ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस x1 कैंसिल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसा आपको एलिप्स में याद होगा उसमें माइनस के फॉर्म में आया था, ये ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद इस टाइप का कुछ था, प्लस की जगह माइनस था, आप चेक कर लेना। और हाइपरबोला में ये प्लस आ रहा है, तो ये पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही है ना, क्योंकि प्रोसेस भी सेम है और इक्वेशन में भी आप देख रहे हो कि प्लस की जगह माइनस का फर्क है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस वैसे ही फर्क होगा, अदरवाइज अप्रोच इज ऑलमोस्ट सेम। तो ठीक है, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया x1 y1 पे, लेकिन हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में भी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ सकता है। तो अगर हम इस x1 y1 को मान लो a sec थीटा और b tan थीटा लेते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल equation of normal at parametric coordinates a sec theta b tan theta पुट करो। सो a स्क्वायर x a sec theta प्लस b स्क्वायर y b tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका इलिप्स में ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अभी ये ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। इसमें भी मैक्सिमम हम, जैसा इलिप्स में 4 नॉर्मल्स था ना, किसी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे, तो हाइपरबोला में भी हम मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से h, k से। और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आप अभी से समझ लो कि कॉस थीटा और कॉट थीटा दोनों हाफ एंगल में जब आप कन्वर्ट करोगे, जैसे इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री 4 की इक्वेशन आएगी। ये उसका प्रूफ नहीं है कि 4 नॉर्मल प्रूफ करने के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मैंने एलिप्स में बताया था कि y मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू हाइपरबोला। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप स्लोप में डिग्री 4 दिखा सकते हो। इस इक्वेशन से भी आप स्लोप निकाल लो और m निकल जाएगा, तो फिर पूरे इक्वेशन को m में कन्वर्ट करोगे आप तो आ जाएगा डिग्री 4, क्योंकि वो जो m वाला इक्वेशन होता है ना वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसमें आपको जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उसको हटाना होता है, इसलिए रूट को आप स्क्वायर करोगे डिग्री 4 आएगा उसमें। बट वो अलग टॉपिक है कि वो प्रूफ करने की बात हुई कि 4 नॉर्मल मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको 4 नॉर्मल के क्वेश्चन आए, किसी पॉइंट से 4 नॉर्मल के क्वेश्चन आए और चारों पॉइंट निकालना हो, थीटा का वैल्यू निकालना हो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका इलिप्स में जो इक्वेशन आया था नॉर्मल का जो थीटा पे,
वो क्या था, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हमें नंबर ऑफ नॉर्मल्स कैलकुलेट करने थे तो हमने वो थीटा वाला इक्वेशन यूज करा था, तो यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिग्री 4 में कन्वर्ट करना चाहें तो हम डिग्री 4 में फॉर कन्वर्जन इन डिग्री 4 लिख लो आप, फॉर कन्वर्जन इन डिग्री 4, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि 4 नॉर्मल मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से, ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, मैं बात कर रहा हूँ कि वैसा 4 नॉर्मल जो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और उसके जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 है, तो उन चारों एंगल को कोरिलेट करने वाला जो इक्वेशन है हम इससे डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे चारों नॉर्मल मीट करेंगे एच कोमा के, तो ये एच और ये के हो जाएगा, और कॉस थीटा को आप लिख लोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉट थीटा को आप लिख लोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा का उल्टा। इफ वी पुट x इक्वल टू एच एंड y इक्वल टू के, we will get डिग्री 4 इन थीटा इन टेन थीटा बाई 2, ऐसा लिख लो। तो ये जो डिग्री 4 का इक्वेशन आएगा ना, तो उससे आप 4 नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है, 4 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 पे जैसे 4 डिफरेंट पॉइंट पे नॉर्मल है और एच कॉमा के पे वो मीट कर रहे हैं, तो उसको आप प्रोसीड कर सकते हो अगर कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्रूफ करना है तो। और ऐसे नॉर्मली अगर आपको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 निकालना है तो आप इसको यूज कर सकते हो पॉइंट को पुट करके। तो ये सिस्टम अलग है, और x1 y1 पे जो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली है वो अलग है। ये नॉर्मल की इक्वेशन है x1 y1 पॉइंट पे या a sec थीटा b tan थीटा पॉइंट पे। जैसे हम x1 y1 को यूज करेंगे तो ये है, a sec थीटा b tan थीटा पे यूज करेंगे तो ये है। तो उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करा है हमने और उसका इक्वेशन लिखा है। और ये सिचुएशन क्या है कि अगर 4 नॉर्मल किसी पॉइंट h के पे मीट कर रहे हैं, तो डिग्री 4 की इक्वेशन अगर मुझे जनरेट करनी है तो हम x को h पुट कर देंगे, y को k, और cos थीटा और cot थीटा को हम tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री 4 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो वैसे क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो आप कर सकते हो उसको डिग्री 4 में कन्वर्ट करके। लेकिन नॉर्मली अगर आपको नंबर ऑफ नॉर्मल्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन मिलता है, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज करना, थीटा के वैल्यूज आएंगे, क्योंकि आपको पता है थीटा क्या है, वहां पे सेंट्रिक एंगल है और उस थीटा का रेंज क्या है, 0 से 2 पाई। तो मोरलेस इसको मैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ 4 नॉर्मल केस में, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल सेम है जैसा इलिप्स में था, और इलिप्स में मैंने इसको आपको डिटेल में बताया है, तो आप कंपेयर करके हाइपरबोला में 4 नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें आपको कुछ और मैं बता पाऊँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या टेंजेंट या नॉर्मल का क्वेश्चन। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा सा सेगमेंट है, बहुत डिफरेंट सा सेगमेंट भी आप बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जिसमें एजिम्पटोट्स इन्वॉल्व होगा। तो उसके क्वेश्चंस हम करेंगे एक बार जब एजिम्पटोट्स मैं आपको बता दूंगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेंगे, तो फिर से उसका एक नया सेगमेंट होगा, उसमें भी फिर से नया आपको सारा कुछ डिराइव करना पड़ेगा, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन, फिर डिग्री 4 उसमें भी आएगा नॉर्मल के इक्वेशन में, तो वो एक अलग सेक्शन हो जाएगा, एजिम्पटोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेक्शन। एंड फिर जो लास्ट में हम लोग करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स करा था। लिखो एक क्वेश्चन, अ टेंजेंट to the hyperbola a tangent to the parabola, sorry, a tangent to the parabola x square equal to 4ay, x square equal to 4ay meets the hyperbola xy equal to k square in 2 points P and Q,
prove that the middle point of PQ lies on a parabola. तो एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल का। A normal to the hyperbola x square minus 4y square equal to 4 meets the x and y axis at A and B. Find the locus of the point of intersection. Find the locus of the point of intersection of the straight lines drawn through A and B perpendicular to the x and y axis respectively. तो अब इसको डायग्राम ड्रॉ करो। नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 meets the x and y axis at A and B. Find the locus of the point of intersection of the straight lines drawn through A and B perpendicular to x and y axis. तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करो। Now this normal meets the axis at x and y axis at A and B. तो ये मान लो मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करा, ये x एक्सिस को A पे मीट कर रहा है और y एक्सिस को B पे। Find the locus of the point of intersection of the straight lines drawn through A and B and perpendicular to x and y axis. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि अभी इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और ये जो मीट कर रहे हैं जहाँ पे, इस पॉइंट का लोकस निकालो h, k का, है ना। तो अभी देखो ये वाला पॉइंट को हम ले लेते हैं P A sec थीटा B tan थीटा। लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट A sec थीटा B tan थीटा इज ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर लो, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 एंड b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो a इज 2, पॉजिटिव लोगे b इज 1, तो 2x cos थीटा प्लस b इज 1 y cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5। ये आ गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। अभी देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। आप लिखो फॉर ए पुट y इक्वल टू 0,
दैट इम्प्लाइज वाई को अगर आप 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 5/2 कॉस थीटा। तो ये जो पॉइंट है ना 5/2 कॉस थीटा कॉमा 0, और b के लिए क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे। क्यों x को 0 पुट करोगे, ये y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, और x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। ये इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो मुझे जब पॉइंट A निकालना था तो मैंने y को 0 पुट करा। अब मुझे पॉइंट B निकालना है तो फॉर B पुट x इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5/cot थीटा, है ना। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0 एंड 5/cot थीटा। तो आप बता सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P इज, अब देखो P में जो ये x कोऑर्डिनेट है ना A का, वही h होगा, और यहाँ पे B का जो y कोऑर्डिनेट है ना वही क्या होगा, सेम लेवल पे है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो है ना h k, उसको हम लिख सकते हैं 5/2 cos थीटा 5/cot थीटा। है ना। तो अभी आप थीटा को एलिमिनेट करो। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5/2 cos थीटा को h एंड 5/cot थीटा को k। तो लिखो फाइनली फाइनली 5/2 cos थीटा इज इक्वल टू h एंड 5/cot थीटा is equal to k. That implies sec theta is equal to 2h/5, tan theta is equal to k/5. Now sec square theta minus tan square theta is equal to 1. 4h²/25 1. That implies 4h² माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 25। यही आंसर हो गया आपका, 4x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमें फाइनली h और k में इक्वेशन लाना था। तो हमने अगर सेक थीटा और टेन थीटा निकाल लिया, इधर से सेक थीटा हमारा 2h/5 आ रहा है और टेन थीटा इज k/5, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर लो, ये आपका लोकस आ जाएगा 4x² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 25। किसका लोकस, p का। आपको पता है जैसे जैसे ये, अच्छा इधर भी मैंने p रखा है ना, इसको आप q ले लो क्योंकि p हम इधर ले चुके हैं। तो ये जो q का लोकस है ना h, k, ये q क्यों चेंज करेगा, क्योंकि इधर p चेंज कर सकता है। डिफरेंट थीटा के लिए p डिफरेंट पोजीशन पे आएगा, तो ये a और b का पोजीशन चेंज करेगा। तो a और b का पोजीशन चेंज करेगा तो q का भी पोजीशन चेंज करेगा। तो हम यहाँ पे जो h और k थीटा के फॉर्म में निकाल रहे हैं, हमारा फाइनल इक्वेशन h और k में चाहिए। तो हमने थीटा को एलिमिनेट करा। कैसे एलिमिनेट करा, सेक थीटा और टेन थीटा जब निकल गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लो, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन h और k में आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट का लोकस है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये मैंने दोनों p ले लिया था, तो इस पॉइंट को आप q ले लो जिसका लोकस निकालना। तो अभी जो चीज़ें आप अभी हाइपरबोला में देख रहे हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या नॉर्मल या टेंजेंट, ये सारा कुछ आपने इलिप्स में करा हुआ है। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअली चेंज नहीं आने वाला है। जो अप्रोच इलिप्स में था वही अप्रोच आपको हाइपरबोला में भी करना है, और मोर और लेस इक्वेशंस का पैटर्न भी सेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एजिम्पटोट्स जिससे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिलेटेड है, तो मैं आपको एजिम्पटोट्स पहले बताऊं, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है वो डिस्कस करता हूं, और फिर उसके टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स डिस्कस करता हूं। तो अब देखो, asymptotes to the hyperbola x² - minus y² b² is equal to 1।
इसका डेफिनेशन लिखो आप पहले। ये क्या है ना, ये आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इस कर्व को टच कर गया है इन्फिनिटी पे। ऐसे ये टच नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल। ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो रहा है, मतलब जैसे ही x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और y भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड कर्व अप्रोचेज 0। ये दो लाइन एजिम्पटोड्स हैं और सिमेट्री से ये ओरिजिन से पास करेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसा लिख लो, एजिम्पटोड्स आर स्ट्रेट लाइन्स such that as x tends to infinity and y tends to infinity, the distance between this line and the curve tends to 0। तो यहाँ पे जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी एंड y टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो इस कर्व का और ये एजिम्पटोड जो लाइन में बोल रहा हूँ उसके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये सिमेट्री से ऑरिजिन से पास होगा, क्योंकि आप देख रहे हो हाइपरबोला सिमेट्रिकल है ना स्ट्रक्चर। तो ऐसा लाइन और ऐसा लाइन। अब आप बोलोगे क्या एजिम्पटोड्स टेंजेंट्स होते हैं? नहीं, एजिम्पटोड्स टेंजेंट नहीं होते, वो टच नहीं कर रहा है, वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो आप लिख लो एजिम्पटोड्स are not the tangents to the hyperbola at x tends to infinity and y tends to infinity, but we can use it like tangents। ये tangent है नहीं, but we can use it like tangents for calculating its slope। अब टेंजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो टच नहीं कर रहा, टेंडिंग टू 0 है। टेंजेंट रहेगा तो डिस्टेंस तो बिल्कुल 0 हो गई ना टच करने के बाद। सो एजिम्पटोड्स आर नॉट द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट वी कैन यूज इट लाइक टेंजेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप। तो कैसे? आप ऐसा कर लो कि ये 0,0 पॉइंट से इसको एज्यूम कर लो कि ये टेंजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट है नहीं। तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिटिंग केस में। तो फॉर लिमिटिंग केस आप लिखो, फॉर लिमिटिंग केस वी कैन राइट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is tending to tangents, टेंजेंट के जैसे ये टेंड कर रहा है। या आप इसको थोड़ा और रिफाइंड वे में लिखो तो फॉर लिमिटिंग केस वी कैन राइट एजिम्पटोड्स will tend to behave like y is equal to mx plus minus under root a square m square minus b square, and hence 0,0 will be a point on 1। ये मान लो 1 है। तो फॉर लिमिटिंग केस वी कैन राइट एजिम्पटोड्स विल टेंड टू बिहेव लाइक दिस। मतलब ये जो टेंजेंट का फॉर्म है ना, अभी ये ऑलमोस्ट 0, मतलब आप समझ लो कि वो जो थीटा बनेगा इसका एजिम्पटोड का,
तो एक तरह से वो टेंजेंट वाला लाइन अगर बिल्कुल मैं समझ लूँ कि वो गैप जीरो हो गया है ऑलमोस्ट, जस्ट उसका लिमिटिंग केस को आप फील करो, तो ये एंगल सेम ही बनेगी। तो मैं वो ले रहा हूँ टेंजेंट के फॉर्म में उसको, बट वो लिमिटिंग केस है। और 0,0 से ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो 0,0 अगर मैं उसमें पुट करूँ तो आपको आप टेंजेंट के जैसे इसको बिहेव करा रहे हो, तो 0,0 जो पॉइंट है जहाँ से दोनों लाइन जा रहे हैं उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0,0 जब मैं पुट करूँगा तो डेट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस √a² m² माइनस b²। डेट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू m² b² बाई a² आएगा, तो m² इज इक्वल टू b² बाई a²। डेट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस b बाई a। तो एक लाइन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू b बाई a इंटू एक्स, और दूसरा लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b बाई a इंटू एक्स। तो फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एजिम्प्टोट क्या है ना, स्ट्रेट लाइन्स है। इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी, द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड कर्व इज टेंडिंग टू 0। तो टेंजेंट नहीं हुआ, ये टेंजेंट तो तब होगा जब वो लाइन टच करता है कर्व को, लेकिन ऑलमोस्ट टेंजेंट के जैसा ये बिहेव करेगा इन्फिनिटी पे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं इसको लिमिटिंग केस में टेंजेंट से कंपेयर कर रहा हूं, और 0,0 पॉइंट से जैसे ये दोनों लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो 0,0 पुट कर रहा हूं उस पर टेंजेंट वाले फॉर्म पे, तो मुझे स्लोप जो मिल रहा है प्लस माइनस b बाई a, वो लिमिटिंग केस में बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो वो गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। तो ये b बाई a और ये माइनस b बाई a। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? एजिम्प्टोट्स अगर आपको क्लियर है तो ये दोनों इक्वेशन आ गया एजिम्प्टोट्स का, अब इनके बीच का एंगल निकालना। तो लिखो एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स, एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स। एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स। तो देखो जब मुझे एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स निकालना है, तो अभी मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये वाला एंगल जो है ना थीटा, तो अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a ले रहा हूँ इस केस में, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स b बाई a। तो ये हमारा tan इनवर्स b बाई a हो गया। अब इधर देखो नेगेटिव है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इसका tan थीटा माइनस b बाई a है, तो थीटा अगर आप tan इनवर्स माइनस b बाई a लिख रहे हो, जिसको कि मैं माइनस tan इनवर्स, थोड़ा इनवर्स का नॉलेज होना चाहिए इसमें, तो ये थीटा जो है ना ये क्लॉकवाइज है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन ये माइनस tan इनवर्स b बाई a क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ऐड करोगे ना, तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 tan इनवर्स b बाई a। ये समझना जरूरी है कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। tan इनवर्स माइनस b बाई a क्या होता है, माइनस tan इनवर्स b बाई a। तो ये वाला एंगल आ गया 2 tan इनवर्स b बाई a। तो ये ऊपर वाला एंगल क्या आएगा, तो ये एंगल जो है ना ऊपर वाला, ये आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स b बाई a। तो एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स आप लिख लो इज 2 tan इनवर्स b बाई a और पाई माइनस 2 tan इनवर्स b बाई a। सो 2 tan इनवर्स b बाई a और पाई माइनस 2 tan इनवर्स b बाई a में कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। सो विच वन इज एक्यूट, लिखो पहले आप, एक्यूट एमंग 2 tan इनवर्स b बाई a एंड पाई माइनस 2 tan इनवर्स b बाई a। कौन सा एक्यूट एंगल है इसमें? तो आपको पता है कि tan इनवर्स 145 होता है। अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटा होगा, अगर ये b बाई a 1 से छोटा होगा, तो 2 tan इनवर्स b बाई 90 से छोटा होगा। तो ये a और b पे डिपेंड करेगा। तो आप लिख लो इफ b लेस देन a देन 2 tan इनवर्स b बाई a is acute angle, and if b greater than a then 2 tan inverse b by a is obtuse angle।
क्लियर है ये? अगर बी ए से छोटा होगा तो 2 tan इनवर्स बी बाई ए एक्यूट एंगल होगा, और बी अगर ए से बड़ा होगा तो देन 2 tan इनवर्स बी बाई ए ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। ऐसा लिख लो, सिंस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 से ज्यादा हुआ, 1 प्लस हुआ तो ग्रेटर देन पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना? tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये 2 tan इनवर्स b बाई ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, और b अगर a से छोटा है तो 2 tan इनवर्स b बाई एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है ये? तो ये एसिम्प्टोट का डेफिनेशन हुआ। अब इसी से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन आएगा, तो उसको मैं लिखता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो लिखो, इफ द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है? इफ द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, इफ द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स is 90 degree, then the hyperbola is called rectangular. That implies 2 tan inverse b by a or पाई माइनस 2 tan इनवर्स b बाई ए, या तो ये लो या ये लो, इज इक्वल टू पाई बाई 2। दैट इंप्लाइज 2 tan इनवर्स b बाई ए इज इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों से वही आएगा, आप इसको इक्वेट करो पाई बाई 2 से या इसको इक्वेट करो पाई बाई 2 से, इवेंचुअली यही आएगा, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा उसमें। That implies tan inverse b by a is equal to pi by 4. That implies tan pi by 4 b by a. That implies a equal to b. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि a और b इक्वल हो गए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो, हेंस इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल टू बी हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन ये जो है ना हाइपरबोला, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेस करा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका शेप तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा भी हमने ए और बी को यूज करके करा था। जैसे आप सिंपली ऐसा लिखोगे कि ये एजिम्प्टोट्स जो है ना ए इक्वल टू बी होने की वजह से वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो गए, ये वाई इक्वल टू एक्स और ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन इसका ना एक और फॉर्म होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। लिख लो, अनदर फॉर्म्स फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ये जो फॉर्म है इसी इक्वेशन से हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो अभी आपको ये सोचना है कि ये जो हमारा ए इक्वल टू बी आया, एजिम्प्टोट्स को 90 डिग्री का एंगल पे लिया तो ए इक्वल टू बी आया और हमने ये हाइपरबोला का इक्वेशन लिखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो अब इससे ये जो आ रहा है ना एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर कैसे आएगा, हाउ टू अचीव दिस। तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी आप देखो, अभी जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप देख रहे हो उसमें एजिम्प्टोट्स है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स।
और उसके जो एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो और इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलो। अब जरा सोचो कि मैं इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूं, हाइपरबोला अपनी जगह पे मैं एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको शेप ऐसा दिखेगा। अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई मान लो, ऐसा हो गया। ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा होता ना एक्सिस को, हाइपरबोला अपने जगह पे रहता तो कैसा दिखता देखो। मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, ये इधर आ गया और ये इधर, है ना, ये इधर और ये इधर। तो ये आपका जैसे स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई है, अभी ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज था थीटा, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा है, ऐसा दिख रहा है एक्स, और इधर कैपिटल एक्स ऐसा दिख रहा है, ये माइनस वाई। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हाइपरबोला अगर अपनी जगह पे ही है तो जब मैं इसको ऐसा मूव कराऊंगा, है ना, ये नीचे आया और ये जो है ना, ये इस तरफ वाई, तो ये हाइपरबोला दिखेगा फर्स्ट में और इधर थर्ड में। देखो इसको, अगर आप बोल रहे हो कि इस x को ऐसा कर लो और इस y को इधर लाओ, हाइपरबोला अपने जगह पे है, x इधर आ गया y ऐसा, तो ऐसा दिखेगा ना ये। और इसमें देखो हाइपरबोला अपने जगह पे है, मैंने x को कैपिटल x कर लिया, इस y को कैपिटल y कर लिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ में आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन आएगी xy इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे ना x और y, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, और सेकंड में लोगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कोई भी x y लोगे तो। और ये वाले केस में एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो ये इस टाइप का रोटेशन से ये इक्वेशन आता है। अब आप बोलोगे यहाँ तो स्मॉल एक्स वाई लिखा हुआ है, ये तो स्मॉल एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, शेप हम वैसे ही बनाएंगे फिर जैसा कैपिटल एक्स वाई में बनाया। अभी आपको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। सपोज कि मैं इसको कैपिटल एक्स में ही अभी आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल एक्स वाई में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये तभी ट्रांसफॉर्म होगा उसमें जब हम रोटेट करेंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, या तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज से या तो थीटा क्लॉकवाइज से। तो मैं वो रोटेशन वाला इक्वेशन जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था उसको लिख रहा हूँ और फिर मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फ्रॉम रोटेशन ऑफ एक्सेस we know that x is equal to x cos theta minus y sin theta and y is equal to x sin theta plus y cos theta। यहां पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, वेयर थीटा इज रोटेशन ऑफ xy axis in anti-clockwise direction। to get कैपिटल XY एक्सिस। तो थीटा से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव कराया। तो अभी हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में पुट करेंगे और देखेंगे कैपिटल XY क्या आता है। साथ में आप ये देखो
कि अगर हम थीटा का एक वैल्यू ले ले 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री? तो आप ये देखो कि यहां पे जो हमारा एजिम्पटोट्स है ये y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है ना। तो ये जो 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो अगर मैं इससे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इक्वेशन को, तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा? 45। तो यहाँ पे थीटा को हम 45 पुट करके और फिर इस पूरे इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे। तो करते हैं ऐसा। तो देखो जब हम ऐसा करेंगे क्या आएगा? तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो स्मॉल एक्स डेट इंप्लाइज यहां से 45 जब पुट करोगे ना, तो x माइनस वाई बाई √2 एंड स्मॉल वाई कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 है ना। ऐसा पुट कर दो यहां पे। तो कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट इंप्लाइज xy इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 विच कैन बी कंपेयर्ड विद xy इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा। तो तुम देख रहे हो यहाँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से हाइपरबोला अपनी जगह पे रहने दो। ये वाला लाइन, ये जो एक्स एक्सिस से अगर इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ये फोर्थ में चला जाएगा ना। जब हम इसको इस तरफ ऐसा मूव कर देंगे 45 डिग्री और इसको इधर 45 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इधर हो गया, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ में आ गया। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लोगे तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कैपिटल एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर। और इधर इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तब भी प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर नहीं आकर एक्स वाई इक्वल टू प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू जब सी स्क्वायर आएगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? थीटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराना होगा स्मॉल एक्स वाई एक्सेस को, और जब तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे तब क्या आएगा? कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे अलग से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर को, उसके एजिम्पटोट्स क्या दिखेंगे। तो उसके जो एजिम्पटोट्स है ना, वो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएंगे। तो देख लो यहाँ पे दोनों का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इफ वी राइट, अब मैं इसको मान लो ऐसा लिख रहा हूँ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर स्मॉल में, तो इसका शेप ऐसा दिखेगा, ये फर्स्ट में और थर्ड में। और अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर लिखूंगा ना, इफ वी राइट तो ये सेकंड और फोर्थ में ऐसा दिखेगा, ये सेकंड में और ये फोर्थ में। बट इन बोथ द केसेस देखो ये वाई एक्सिस टेंजेंट टू इन्फिनिटी टाइप का दिख रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे दोनों का गैप ऑलमोस्ट जीरो, और इधर एक्स एक्सिस इन्फिनिटी पे गैप ऑलमोस्ट जीरो। तो ये y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी एजिम्पटोट्स। और दोनों के बीच का एंगल भी देख रहे हो 90 डिग्री है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके एक्सिस क्या होंगे? तो एक्सिस जो है ना, ये जो पहले एजिम्पटोट था ना अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में, वो एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये y इक्वल टू एक्स, ये ट्रांसवर्स हो गया एक्सिस, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो है ना, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स जो है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू एक्स जो है ना, वो कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट एक्सिस।
तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से हम एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर या एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन को, रोटेशन की मदद से, एक्सेस के रोटेशन से। तो अब फिर से एक नया सेगमेंट आ गया हाइपरबोला का, फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो मैं अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे टेंजेंट का, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पहले आपको मैं बताऊंगा और फिर उस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स से जो सेम रूल है सबके लिए वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो आप लिखो सी टी सी बाई टी कैन बी टेकन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। और माइनस सी स्क्वायर जब है तो सी टी माइनस सी बाई टी ले लो, सी टी माइनस सी बाई टी कैन बी टेकन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का अगर मैं देखूं टेंजेंट, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए अगर मान लो मैं सी टी सी बाई टी पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहा हूं, तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालो। Differentiate both sides with respect to x। ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सी टी सी बाई टी लिया इसका। अभी हम उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे पी पे, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जीरो हो गया। डेट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। डेट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स एट सी टी सी बाई टी, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सी टी सी बाई टी इज y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी, ऐसा लिख सकते हैं। स्लोप पता है हमें, पॉइंट पता है सी टी सी बाई टी, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इसी में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि h, k पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप शो कर सकते हो कि t के दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, मैक्सिमम दो टेंजेंट। और फिर नॉर्मल के केस में भी वो क्वेश्चन आ सकता है कि h, k पॉइंट से कितने नॉर्मल, मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर हम नॉर्मल का भी वैसे ही स्लोप निकाल लेंगे टी स्क्वायर और हम प्रूफ कर सकते हैं 4 नॉर्मल। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो इसको, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे देखो, हेंस y इंटू टी माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू सी टी माइनस एक्स बाई टी स्क्वायर। So yt square minus ct is equal to ct minus x. So x plus y into t square is equal to 2ct. Hence, from any point h, k, maximum two tangents can be drawn to hyperbola xy इक्वल टू सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x को h पुट कर लो, y को k,
तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन आ जाएगी ना टी में, और डिग्री 2 सेंस a degree 2 equation in T. We will have maximum 2 different roots for T. 2 different roots for T. Hence, maximum 2 different tangents. मैक्सिमम 2 डिफरेंट टेंजेंट्स। क्लियर है ये? अभी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में स्लोप क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी सी बाई टी फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें, ये जैसे टेंजेंट है, अभी मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉट नेसेसरी कि ये ऑरिजिन से जा रहा है, कोई भी नॉर्मल है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। चलो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं, ये ऐसा ले लो, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये सी टी और सी बाई टी पे स्लोप क्या आएगा नॉर्मल का? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पी पॉइंट पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट सी टी सी बाई टी इज, ये -1/t स्क्वायर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज टी स्क्वायर। हेंस लिख सकते हैं ना m1 m2 -1 से, अगर टेंजेंट का स्लोप -1/t स्क्वायर तो नॉर्मल का टी स्क्वायर। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी सी बाई टी इज y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। ये आ गया। अब इस इक्वेशन से आप इसको सिंप्लीफाई करके आप फिर दिखा सकते हो कि हम किसी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सो दैट इंप्लाइज yt माइनस सी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी क्यूब। सो yt माइनस सी टी क्यूब एक्स माइनस सी टी रेज़ टू 4। So tqx minus t into y plus c minus c to the power 4 is equal to 0. Hence from h comma k, ऐसा हम लिख सकते हैं, hence from h comma k we can draw maximum 4 normals टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सिंस अभी आप x की जगह h पुट कर लो, टी क्यू एच माइनस टी के प्लस सी माइनस सी टी टू पावर 4 इक्वल टू 0, और डिग्री 4 इक्वेशन इन t, सॉरी, इक्वेशन इन t, एंड हेंस degree 4 equation in t, and hence we will get maximum 4 different roots for t, hence maximum 4 different normals, है ना। अब ये जो T1, T2, T3, T4 आएगा ना, T1, T2, T3, T4, तो ये क्या होंगे, ये को नॉर्मल पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे मान लो 4 नॉर्मल आप देखोगे, जैसे मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो जैसे ये h, k पॉइंट है, ये हो गया, तो ये जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये मान लो h, k है। तो ये T1, T2, T3, T4 क्या है, फुट ऑफ नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल है वो, तो इनको क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। T1 का मतलब क्या है, सी T1 सी बाई T1, ये क्या है, सी T2 सी बाई T2, लाइक दिस। तो ये 4 नॉर्मल मीट कर रहे हैं कहाँ पे, h, k पे। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके डिग्री 4 का इक्वेशन और T1, T2, T3, T4 को कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। ये सब आपका
टेंजेंट पे ये 90 डिग्री है, ये यहाँ के टेंजेंट पे 90 डिग्री है, तो ये नॉर्मल से। क्लियर है ये? तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, सब कुछ फिर से आएगा इसमें, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोग जो इलिप्स और हाइपरबोला को जो हमने कंपेयर करके करा था ना, उसके क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।